बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आ जाता है क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस। क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस किसे कहते हैं? पेनक्रियास की ही इन्फ्लेमेशन है, लेकिन लॉन्ग स्टैंडिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए है, सही है, तो क्रोनिक बन गया। जब शॉर्ट टाइम के लिए होता है वो एक्यूट होता है। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि हमारी जो पेनक्रियास की टिश्यूज़ होती है उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, लेकिन इरिवर्सिबल हो जाती है। उनका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल होता है। फिर इसके बाद क्या हो जाता है, जो हमारा एक्सोक्राइन पेनक्रियास है उसके डैमेज हो जाती है, सही है, जहाँ पर डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं। और एक्सोक्राइन पेनक्रियास के डिस्ट्रक्शन के बाद फिर एंडोक्राइन पेनक्रियास की डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है, जहाँ पर इसलेट्स ऑफ लैंगरहांस होते हैं। और इसी तरह हमारे जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन वगैरह हार्मोन्स की प्रोडक्शन है वो एबनॉर्मल हो जाती है। अब इसमें क्या कहते हैं कि जब एक बंदे को बहुत ज्यादा रिपीटेड एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस हो, उसकी वजह से क्या बन जाता है, क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस बन जाता है। इसके काजेज में क्या कहते हैं कि सबसे कॉमन काज जो है वो है अल्कोहलिज्म, वो भी लॉन्ग टर्म। अगर एक बंदा बहुत ज्यादा अल्कोहल लेता है उसको एक क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है। इसके अलावा जो पेनक्रियाटिक डक्ट के ऑब्स्ट्रक्शन है, जो डिफरेंट गालस्टोन वगैरह की वजह से बनते हैं, ऑलरेडी डिस्कस किए, या सोडोसिस्ट हो, या कैलकुलाई हो, या कोई न्यूप्लाज्म हो, कोई ट्यूमर हो, या डायविज्म हो, जो ऑलरेडी डिस्कस किए हैं हमने, वो हो सकता है। इसके अलावा ट्रॉपिकल पेनक्रियाटाइटिस भी हो सकता है, जो डिफरेंट रीजन्स लिमिटेड हो, जिस तरह अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया। और इसको हम जब स्टडी कर लेते हैं तो ये भी एक हेरिडिटी बेस पर होती है, सही है। अब एक होता है हेरिडिटी पेनक्रियाटाइटिस, ये एक्चुअली ये ट्रॉपिकल से डिफरेंट है। इसमें क्या होता है कि हमारे जो पेनक्रियाटिक ट्रिप्सिन जीन है इसमें म्यूटेशन हो जाती है, इसको PRS1 या स्पिंकी जीन भी बोलते हैं। जब इसमें म्यूटेशन हो जाती है तो ये एक्चुअली ये जीन्स क्या प्रोड्यूस करता था, ट्रिप्सिन इनहिबिटर प्रोड्यूस करता था। तो म्यूटेशन की वजह से अब ट्रिप्सिन इनहिबिटर प्रोड्यूस नहीं होंगी, जिसकी वजह से ट्रिप्सिन का ओवर फंक्शनिंग होगा और वो हमारे पेनक्रियास को डैमेज करेगा और पेनक्रियाटाइटिस काज करेगा। इसके अलावा जो CFTR जीन है, जिसको हम सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन रेगुलेटर प्रोटीन कहते थे, उसमें जब म्यूटेशन हो जाती है, सही है, ये कहाँ पर था, सिस्टिक फाइब्रोसिस में हमने डिस्कस की है। अब ऑटो इम्यून पेनक्रियाटाइटिस होते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम की वजह से है। हमारे जो IgG एंटीबॉडी है उसमें IgG4 जो सिक्रेटिंग प्लाज्मा सेल्स होते हैं वो इतना ओवर रिएक्ट करते हैं कि आ जाते हैं और हमारे ही प्लाज्मा के एक्सोक्राइन सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये सेंसिटिव होते हैं स्टेरॉइड की थेरेपी के लिए, इसलिए हम उस बंदे को स्टेरॉइड देते हैं। स्टेरॉइड क्या करते हैं, एक्चुअली एक इम्यून सिस्टम को डिप्रेस कर देते हैं। जब इम्यून सिस्टम को डिप्रेस करते हैं तो हमारे पेनक्रियास की जो टिश्यूज होती है वो प्रोटेक्टेड रह जाते हैं हमारे इम्यून टिश्यूज इम्यून सिस्टम से। कुछ इडियोपैथिक होते हैं, उसका काज भी मालूम नहीं होता, लेकिन जब हम उसकी स्टडी कर लेते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें बहुत सारे जो होते हैं CFTR रिलेटेड म्यूटेशन की वजह से होते थे, जो हमने यहाँ पर बताया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है एडियोपैथिक केस में, जो नॉर्मल फंक्शन करता है हमारा एक्सोक्राइन पेनक्रियास। दूसरा एडियोपैथिक का रीजन होता है कि पोलीमॉर्फिज्म होती है या पोलिमिज्म होती है एक्सोक्राइन एंजाइम में। कौन सी एक्सोक्राइन एंजाइम में? एक को कहते हैं CPA1 जो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, एक जीन जो होते हैं उसको CEL कहते हैं जो लाइपेज एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। अब पैथोजेनेसिस यानी मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस, सही है। यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि जब डक्टल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, इसके मैकेनिज्म एक्यूट में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। किस तरह क्रोनिक में बनती है? क्रोनिक में एक्चुअली जब हम डिफरेंट एजेंट्स यूज करते हैं, मोस्ट कॉमनली अल्कोहल यूज करते हैं, ये क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस करता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो पेनक्रियास डिफरेंट प्रोटीन्स रिलीज करते हैं, उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, उनकी सिक्रेशन की कंसंट्रेशन। और ये क्या कर देते हैं, ये वहां पर एक प्लग बना देती है और ये प्लग जाकर वहां पर पेनक्रियास के डक्ट के ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं, जिसकी वजह से पेनक्रियास की एंजाइम पेनक्रियास ही में रह जाती है और अपनी ही पेनक्रियास के डाइजेशन शुरू कर देते हैं। टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स, जो टॉक्सिन्स होते हैं, जिस तरह अल्कोहल हो गया या अल्कोहल के मेटाबोलाइट्स हो गए, ये क्या करते हैं, ये हमारे ही एसएनआर सेल को डायरेक्टली डैमेज करती है, उनके टॉक्सिसिटी करती है, जिसकी वजह से हमारे एसएनआर सेल्स जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, डाई हो जाती है। एसएनआर सेल डिफरेंट एंजाइम्स रिलीज करते हैं जो कि लिपिड्स के डाइजेशन करते हैं, इसी वजह से लिपिड्स के फॉर्मेशन भी शुरू हो जाते हैं। और डैमेज में जहाँ पर होते हैं वहाँ पर हीलिंग प्रोसेस भी शुरू होते हैं, तो डिफरेंट पेरेन्काइमल फिब्रोसिस हमें नजर आती है। इसके अलावा कुछ एंजाइम्स के अप्रोप्रिएट एक्टिवेशन होती है, यानी बहुत ज्यादा एक्टिवेशन होती है। क्यों होती है? एंजाइम्स के जीन्स में म्यूटेशन आ जाती है, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है कि जो अल्कोहल होते हैं वो हमारी बॉडी में डिफरेंट फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करते हैं, जब पेनक्रियाज में प्रोड्यूस कर देते हैं तो ये चले जाते हैं और हमारे एसएनआर सेल्स की जो मेम्ब्रेन्स होती है उनको डैमेज कर देते हैं। जब उनको डैमेज कर देते हैं तो ये डैमेज सेल क्या करते हैं, ये डिफरेंट कीमोकाइंस रिलीज करते हैं, जिस तरह इंटरल्यूकिन 8 है। और ये कीमोकाइंस क्या करते हैं, डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी सेल्स को उस जगह पर इनवाइट कर देते हैं और वहां पर इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है और पेनक्रियाटाइटिस ही पेनक्रियास की इन्फ्लेमेशन का नाम है।
अब ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इसके अलावा क्या करते हैं, ये फ्यूजन करते हैं लाइसोसोम्स और ज़ाइमोगन ग्रेन्यूल्स की, जिसकी वजह से ज़ाइमोगन ग्रेन्यूल्स के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिव हो जाती है और पेनक्रियाज में एसिनार सेल्स की डैमेज शुरू कर देते हैं और उनकी नेक्रोसिस कर देते हैं और इसी तरह वहाँ पर इन्फ्लेमेशन भी हो जाता है और फिब्रोसिस भी हो जाते हैं। इसके अलावा जो क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस होते हैं उनमें जो मैक्रोफेजेस होती है वो क्या करते हैं, वहाँ पर डिफरेंट प्रोफेब्रोजेनिक साइटोकाइंस रिलीज कर देते हैं। प्रोफेब्रोजेनिक मतलब ये जो कुछ फेब्रोजेनिक होते हैं उसके प्रो पाम होते हैं, जैसे ही इसमें क्या क्या होता है, ट्रांसफार्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा होते हैं, प्लेटलेट्स डिराइव ग्रोथ फैक्टर होते हैं और इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू ग्रोथ फैक्टर होते हैं। ये सब के सब साइटोकाइंस क्या करते हैं, ये चले जाते हैं और वहाँ पर एक्टिवेशन कर देते हैं और फिर उनके डिवीजन काज कर देते हैं। कौन सी सेल्स की, पेनक्रियाटिक स्टेलेट सेल की, उसको पीरी पेनक्रियाटिक सेल्स भी बोलते हैं, सही है। फिर पेनक्रियाटिक मायोफाइब्रोब्लास्टिक सेल्स बोलते हैं इसको। और ये सेल्स क्या करते हैं, वहाँ पर कोलेजन की डिपोजिशन काज कर देते हैं और कोलेजन की डिपोजिशन से वहाँ पर हमें फिब्रोसिस नजर आना लगता है। अब इसकी मॉर्फोलॉजी से ही, मॉर्फोलॉजी में जिस तरह बार बार हम पढ़ते हैं फेरेंकाइमल फिब्रोसिस होगा, इसके साथ साथ जो एसिनाइज हो गए उसकी डेथ होती है, इसलिए ये नंबर में भी डिक्रीज हो जाती है और साइज में भी डिक्रीज हो जाती है। जो पेनक्रियाटिक डक्ट होते हैं वो डायलेटेड हो जाते हैं, किस वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से। इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेशन होती है, यानी कि डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी सेल्स आती हैं। जो हमारे पेनक्रियाटिक डक्ट की एपिथेलियम होती है उसमें एट्रोफी हो जाती है, साइज में डिक्रीज हो जाती है। हाइपरप्लेजिया इसमें होता है और मेटाप्लेजिया, कौन सा मेटाप्लेजिया, स्क्वेमस मेटाप्लेजिया से है। इसके अलावा जो इसलेट्स लिंगरजान होते हैं पहले वो बिल्कुल स्पेयर रहते हैं, मतलब उसको नुकसान नहीं होता, लेकिन बाद में क्या हो जाते हैं, डिफरेंट स्क्लेरोटिक टिश्यू उसको सराउंड कर देती है और सराउंडिंग के साथ की वजह से इनको एक दूसरे के साथ फ्यूज कर देते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा एनलार्ज अपीयरेंस देते हैं, लेकिन बाद में ये भी क्या हो जाता है, ये कंडीशन भी डिसअपियर हो जाती है। अगर हम इसकी ग्रॉस एग्जामिनेशन करें तो इसके जो ग्लैंड्स होते हैं वो हार्ड्स होते हैं, डक्ट्स डायलेटेड होते हैं और हमें कैल्सिफाइड कंक्रीशन नजर आती है। सही है, क्यों नजर आती है, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट कैल्शियम जो होता है Ca++ वो फैटी एसिड के साथ मिल जाता है और प्रेसिपिटेट हो जाती है, सही है, तो डिफरेंट कंक्रीशन बन जाती हैं। ऑटो इम्यून पेनक्रियाटाइटिस ये दूसरों से थोड़ा मुख्तलिफ है। इसमें क्या हो जाता है कि क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस के अंदर इसमें इंक्रीज हो जाती है नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स की, सही, क्योंकि ऑटो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है और ये मोस्टली क्या होते हैं, IG4 पॉजिटिव होती है, सही है। इसमें अगर हम देखें तो क्या होता है, स्क्वारलिंग फिब्रोसिस, यानी कि जो फिब्रोसिस होते हैं ये इस तरह ट्विस्टिंग फॉर्म में होता है, सही है, और वेनोलाइटिस होते हैं, जो स्मॉल वेसल्स होते हैं उनके इन्फ्लेमेशन होती है और ये लिम्फोप्लास्टिक स्क्लेरोसिंग पेनक्रियाटाइटिस भी इसको कहते हैं और क्योंकि इस में भी क्या होते हैं, वेनोलाइटिस होता है। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर में सबसे प्रोमिनेंट क्या होगा, इस बंदे को रिपीटेड बाउट्स ऑफ जाइंडेंस होंगे, यानी कि इसको थोड़ी देर के लिए जाइंडेंस आएगा फिर खत्म हो जाएगा, फिर आएगा फिर आ जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ एक और भी है, इसको क्या होगा, इनडाइजेशन होगा और वो भी एक अनसर्टेन इनडाइजेशन होगा, सही है। और परसिस्टेंट इन अकरिंग पेन होगा, कहाँ पर, एब्डोमेन में और बैक में भी, लोअर बैक में मोस्टली, सही है। या इसके अलावा या इस तरह होगा कि ये बिल्कुल सिम्टम्स भी इसके नहीं होंगे। कब तक इसके सिम्टम्स नहीं होंगे, जब पेनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी हो जाएगी, यानी कि पेनक्रियास फेल हो जाए और बंदे को डायबिटीज मेलाइटस हो, यानी कि इसलेट्स ऑफ लैंगरहांस भी यहाँ पर डाई हो जाए, से उनकी डेथ हो जाती है। इनकी वजूहत क्या क्या है, या एक बंदा जो है बहुत ज्यादा अल्कोहल पी रहा है जिसकी वजह से वहां पर प्रोटीन्स की सिक्रेशन ज्यादा हो जाती है, या बहुत ज्यादा ईटिंग कर रहा है जिसकी वजह से पेनक्रियास को डिमांड किया जाता है कि आपने ज्यादा सिक्रेशन करना है, तो इस दोनों में क्या हो जाते हैं, जो पेनक्रियाटिक फ्लूइड्स की सिक्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है। दूसरी तरफ पर जो ओपिएट्स होते हैं और कुछ और ड्रग्स भी है, ये क्या करते हैं, जो स्पिंक्टर ऑफ ओरेआई है उसके मसल्स में टोन ज्यादा करते हैं, उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो क्लोज हो जाती है और ये दोनों की वजह से क्या होते हैं, जो कि डिफरेंट फ्लूइड्स की सिक्रेशन होती है वो पेनक्रियास के अंदर रह जाती है और वो पेनक्रियास की इन्फ्लेमेशन खास करके क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस प्रोड्यूस करते हैं। इसके डायग्नोसिस के लिए हमें क्या क्या चाहिए, बहुत ही हाई एविडेंस चाहिए क्लिनिकली, इसलिए हम एक बंदे की एग्जामिनेशन और डिटेल हिस्ट्री लेंगे और इसके बाद इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब आगे क्या कहते हैं, आगे ये कहते हैं कि जब एक बंदे को एब्डोमिनल पेन हो क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस में, तो एब्डोमिनल पेन बहुत और कंडीशन में भी होंगी, तो यहाँ पर क्या होगा, उस बंदे को फेवर होगा, सही है। और इसके अलावा ज़्यादा टेम्परेचर के साथ साथ इसके जो अमाइलेज एंजाइम है वो भी सीरम में राइज करेगा, सही है, सीरम लेवल ऑफ अमाइलेज जो होगा वो हाई होगा। जब ये एंड स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो जो एसिनाई होते हैं वो डिमेज हो जाते हैं, एसिनाई डिफरेंट एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, तो इस वजह से जब ये एंड स्टेज पर होते हैं एसिनाई डिमेज होंगे, एंजाइम प्रोड्यूस ही नहीं होंगे, इसलिए उनमें किसी किस्म की इंक्रीज फिर नहीं आएगा, जबकि पहले पहले जो अर्ली स्टेज ऑफ क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस होगा उसमें इंक्रीज आएगा।
या जो गॉलस्टोन होते हैं वो क्या करते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं हमारे पेनक्रियाट डक्ट ओडियाई के जो पेनक्रियाटिक एंजाइम पेनक्रियास में रह जाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या पता चलेगा कि उस बंदी को जाइंटिस होगा और इसके साथ साथ जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम है इसका भी सीरम लेवल हाई होगा। हम अब जब इसकी सीटी स्कैन कर रहे थे या अल्ट्रासाउंड करते हैं तो इन पेनक्रियास के अंदर हमें कैल्सिफिकेशन नजर आती है, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर कैल्शियम जो होते हैं वो फैटी एसिड के साथ कंबाइन होकर प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और इनसॉल्युबल साल्ट्स बना देते हैं। एक्सोक्राइन इनसफिशिएंसी आ जाती है एंड स्टेज में, यानी कि हमारा जो एक्सोक्राइन सिस्टम होता है पेनक्रियास का वो फेल हो जाती है, जिसकी वजह से उस बंदे को वेट लॉस होती है क्योंकि उनकी डिफरेंट चीज़ों की डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होती और उसके उस बंदी को हाइपो बिलो मिनिमिक है कि क्या है ये हो जाती है, यानी कि उस बंदे के अंदर जो होते हैं अल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन जो होती है वो कम हो जाती है। जब अल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो इसकी वजह से क्या होगा, उस बंदे को एडेमा होगा। और ये एडेमा किस तरह होगा, क्योंकि हमें पता है कि जब एक आर्टरी है उसके अंदर जब अल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो जो को ऑस्मोटिक प्रेशर होते है उसका डायरेक्शन बाहर की तरफ हो जाता है और सारे के सारे फ्लूइड्स बाहर आने लगते हैं। अब इसके अलावा क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस जब कम टाइम के लिए हो, एक्यूटली हो, तो ये कोई इतना खतरनाक लीथल नहीं होता, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा टाइम के लिए अनट्रीटेड रह जाते हैं तो 50% ऑफ द लोग इसके मर जाते हैं। इसके अलावा क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस में क्या होता है कि जो एक्सोक्राइन एंजाइम होते हैं वो लैक करते हैं क्योंकि इंजोक्राइन सिस्टम ही यहाँ पर डैमेज होता है, सही है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती, सही है। जब एब्जॉर्प्शन नहीं होती तो बॉडी के अंदर फैट सॉल्युबल विटामिन की कमी आ जाती है, इससे भी ये भी एक किस्म के डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। अब इसके बाद फिर क्या कहते हैं, जब एक्सोक्राइन पेनक्रियास के फेलियर हो जाते हैं, लेकिन ये किस पहले हो जाती है, एंडोक्राइन फेलियर से, सही है। इसके बाद जब एंडोक्राइन सिस्टम फेल हो जाती है वहाँ पर क्या होते हैं, हमारे स्टेट्स ऑफ लिंगरहन जो होते हैं वो लॉस हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उस बंदे में डायबिटीज मेलाइटिस अराइज करेगा, सही है। तो ये भी एक इंडिकेशन है हमारे डायग्नोसिस के लिए। दूसरा, वहाँ पर 10% लोगों में पेनक्रियाटिक सिडोसिस बनती है, ऑलरेडी डिस्कस किया। और फिर आखिर में सबसे बहुत ज़्यादा क्रोनिक जब बन जाती है तो ये पेनक्रियाटिक कैंसर बनाते हैं, यानी मेलिग्नेंस कंडीशन में चले जाते हैं और ये डेंजरस होते हैं। लेकिन खुशी की बात ये है कि जो चाइल्डहुड में किसी बंदे को या एडल्टहुड में जो होता है उसको पेनक्रियाटिक क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस हो जाती है तो मेलिग्नेंस के चांसेस जो होते हैं वो कम होते हैं। इसके अलावा चाइल्डहुड में कब होगा, सही, चाइल्डहुड में ये बहुत अनकॉमन है, लेकिन कब होगा, जब हमारी जो PRSS1 जीन है इसमें म्यूटेशन हो जाती है, जिसको हेरिडिटरी पेनक्रियाटाइटिस भी कहते हैं। और ये अबाउट 40 to 55% लोगों में होते हैं, और ये मेलिग्नेंसी के में ट्रांसफर हो जाती है। और चाइल्डहुड में हम क्या करते हैं, इसके फिर पेनक्रियाटेक्टोमी करते हैं क्योंकि ये चाइल्डहुड में मोस्टली आता है और ये हमें इशारा देता है कि ये कौन सा है, हेरिडिटरी पेनक्रियाटाइटिस है। तो यहाँ पर हम पेनक्रियाटेक्टोमी करेंगे, यानी कि पेनक्रियास को सर्जिकली रिमूव करेंगे।